हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। सबसे पहले आप सबका जेडीवी कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कोरोना महामारी की वजह से आप सब क्लासरूम टीचिंग से वंचित रह गए हो, लेकिन इस कमी को पूरा करने की ओर हमारा एक प्रयास है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी कड़ी में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की जो थर्ड यूनिट है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, वो पढ़ाऊंगी। और इससे पहले जो दो यूनिट है, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, वो आपको ऑलरेडी अदर टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जा रही है। थर्ड यूनिट को मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो हम इस ओर आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम इन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है टाइप ऑफ सॉलिड्स, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की संरचना। देन है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टल जालक और एक कोशिका। उसके बाद क्यूबिक क्रिस्टल, घनीय क्रिस्टल संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड और NaCl की संरचना। क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्रिस्टल के दोष। और लास्ट में हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे कि हम किन किन टॉपिक्स को कवर करते हुए हम फाइनली किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। हम सब बहुत छोटी क्लासेस से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मैटर की तीन स्टेजेज होती हैं, किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड को हम लिक्विड क्रिस्टल के रूप में भी पढ़ते हैं। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं कंपेयर टू लिक्विड, और जो सॉलिड है उसके जो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, गैस और लिक्विड को आप बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको डाले जा रहे हैं अदर टीचर्स के द्वारा। अब हम बात करें कि एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर। वाटर तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसको आइस, दैट मीन्स बर्फ बोलते हैं। वो लिक्विड स्टेट में होता है तो पानी। और जब वो गैसेस स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं हम वाटर वेपर या जल वाष्प। तो हम इसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि जो गैस फॉर्म है उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, जबकि जो लिक्विड है उसका आयतन, मतलब कि वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन उसका शेप निश्चित नहीं होता। सॉलिड्स में दोनों ही क्वालिटी, दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसका शेप और उसका वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब हमें पर्टिकुलर बात करनी है सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें क्या इनके इम्परफेक्शंस पाए जाते हैं, वो सब हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब हम सॉलिड की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हमने बोला है कि ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, लेकिन हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मटेरियल्स रिटेन देयर बाउंड्रीज विदाउट सपोर्ट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स occupying fixed positions with respect to each other and unable to move freely। हम कह सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूटिंग एटम या मॉलिक्यूल है वो उस सॉलिड में फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और वो फ्रीली मूव भी नहीं करते हैं और एक पर्टिकुलर बाउंड्री में अपने आप को विदाउट सपोर्ट मेंटेन करके रखते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। और सॉलिड की जो एग्जिस्टेंस है
उसका जो रीजन है वो मेनली दो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। गैस और लिक्विड की तुलना में सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है वो पाया जाता है सॉलिड में, और जो थर्मल एनर्जी है वो पाई जाती है सबसे कम। गैसेस में थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। थर्मल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट पाया जाता है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, वो किसमें पाया जाता है? गैसेस में, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। अगर हम आगे हम देखेंगे कि जो सॉलिड्स हैं उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर की अगर हम स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो सॉलिड की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की करती है। सॉलिड को उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस, और अमोर्फस सॉलिड दैट मीन्स अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स किस प्रकार अरेंज है, उसके बेसिस पे उनको सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल्स हैव ए पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पुनरावृत्तिक परमाणुविक संरचना अक्रॉस इट्स होल वॉल्यूम। इसके जो पूरे आयतन में समान स्ट्रक्चर का पीरियोडिक रिपीटेशन होता है, उन्हें बोलते हैं हम क्रिस्टल। क्रिस्टल एक ऐसा होमोजेनस मैटर होता है जिसमें उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसे कि हम एटम, मॉलिक्यूल या आयन कह सकते हैं, उसका 3D में एक विशेष शेप में, एक विशेष पैटर्न में अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में इन जो शेप्स हैं उनका पुनरावृत्ति होती है, उनका रिपीटेशन होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्रिस्टल। At long range length scale, each atom is related to every other equivalent atom in the structure by translational or rotational symmetry. सॉलिड में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये एक लॉन्ग रेंज लेंथ स्केल में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड्स की, दैट मीन्स अक्रिस्टलीय या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनमें जो मेन चीज है वो है इनका रैंडम ओरिएंटेशन। जो कंस्टिट्यूटिंग एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स है जिनके द्वारा उस सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है, उनका रैंडम ओरिएंटेशन होता है। जिस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पर्टिकुलर पैटर्न में ये यूनिट सेल अरेंज होती है, उसके अपोजिट अमोर्फस सॉलिड में ये रैंडमली ओरिएंटेड होती है। एक शॉर्ट रेंज में देखा जाए तो इनका ओरिएंटेशन होता है, लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इनका ओरिएंटेशन नहीं पाया जाता है। जिसका हम उदाहरण देखें अमोर्फस सॉलिड का, तो सिलिकॉन, प्लास्टिक, ग्लासेस, ये सब अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय सॉलिड प्रॉपर्टीज की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, रिजिडनेस और जो कठोरता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड से मैच नहीं करती, इसलिए इन्हें ट्रू सॉलिड नहीं कहा जाता। जबकि इनकी जो कैलकुलेशन है या जो कई प्रॉपर्टीज का जो व्याख्या है वो उनकी विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी वाले जो सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं, उच्च विस्कोसिता वाले अतिशीतित द्रवों से की जाती है।
अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड की कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ज्योमेट्री का। क्रिस्टलाइन सॉलिड की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जबकि जो अमरफस सॉलिड है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रखते। उसका कारण क्लियर है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल है वो 3D में एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसलिए इनकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर होती है। जबकि एक्रिस्टलेट ठोस में एटम्स एक वेल ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, इसलिए इनका जो ज्योमेट्री है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, वो है मेल्टिंग। क्रिस्टली सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जब किसी भी मेल्टेड क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर से ठंडा करते हैं तो एक कूलिंग कर्व मिलता है जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मेल्टेड सॉलिड को हम ठंडा करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जमने लग जाता है, और इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब तक कि ये कंप्लीट सॉलिड में चेंज नहीं हो जाता। आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, उसमें ए से बी पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कूलिंग कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है उनका जो कूलिंग कर्व है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इनके कूलिंग के प्रोसेस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इसलिए जो क्रिस्टलाइजेशन की यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होती। और आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में एक हमें कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है। सेकंड चीज है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कांच को गर्म करते हैं तो वो पहले नम पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसके पश्चात वो एक निश्चित परिवर्तन के बहने लगता है, इसलिए इन पदार्थों को सभी टेम्परेचर पर लिक्विड मानते हैं और इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ओके, या फिर हम इनको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, ग्लास, रबर आदि। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके एग्जांपल है NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल, शुगर, क्वार्ट्ज आदि। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी क्या है उसको हम समझेंगे। जो एनाइसोट्रोपी है उसे हम हिंदी में बोलते हैं समदेशिकता, विषमदेशिकता, जबकि जो आइसोट्रोपिक है उसे हम बोलते हैं समदेशिकता। अब ये क्या होती है? आइसोट्रोपी का मतलब होता है किसी भी मैटर की जब सभी डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान होती है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रोपी। जबकि अधिकांश जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनका डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि उसका जो प्रॉपर्टीज है उसका मेजरिंग किस डायरेक्शन में की गई है। इसका मतलब ये है कि यदि उनके मेजरमेंट के डायरेक्शन में चेंज कर दिया जाए तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती है, और ऐसे मटेरियल या ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक सॉलिड, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम एनाइसोट्रोपी। अगर हम क्रिस्टलीय सॉलिड की बात करें तो इनकी कई सारी प्रॉपर्टी जैसे कि विद्युत एवं ऊष्माचालकता, हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एब्जॉर्बेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, दैट मीन्स उस सॉलिड को कितनी सीमा तक खींचा जा सकता है,
कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता, उसे किस सीमा तक दबाया जा सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे माइका है अभ्रक, उसको बेस प्लेन के पैरेलल अगर लेयर्स में डिवाइड किया जाए तो वो अदर डायरेक्शन की तुलना में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डायरेक्शन के साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसलिए हम इन्हें एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। और जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज होने के साथ इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, इसलिए हम इन्हें आइसोट्रॉपिक सॉलिड या समदेशिक ठोस कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी इनमें पाई जाती है। जबकि अमोर्फस सॉलिड नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। आइसोट्रॉपिक होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं।